हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका लर्न विद एसडी क्लासेस में। मैं आपके सामने शिल्पी दीक्षित आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वर्णमाला। ठीक है, वैसे कुछ क्लासेस पढ़ी है यूपीपीसीएस की, लेकिन मैं आज आपको इजीली वे में वर्णमाला बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों के सबसे ज़्यादा समस्या रहती है वर्णमाला में। क्योंकि हम लोग छोटे में पढ़ते हैं, उसके बाद तो हम लोग पढ़ते नहीं है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसके वर्णमाला के आने होते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी के आते हैं, तो जिसमें से कम से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं वर्णमाला में। तो बिना देरी करते हुए हम वर्णमाला पढ़ेंगे। और अभी आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सुनना है। अगर आप सुन भी लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखो हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डाला है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णधन माला, यानी कि वर्णों की माला। अगर इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों, तो ये है कि वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स वर्णमाला? तो अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, स्वर आपके प्रकार तो उनके 3 होते हैं, ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या होती है कुल 11 स्वर, है ना। तो आ ई उ, आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन संख्या में कुल कितने होते हैं? 33। भाई अलग अलग मत है इनका, जो वास्तविकता में वो मैंने आपको बताया। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद ये मैंने कुछ बहुत सारा लिख रखा है, आप देख के घबराए नहीं, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर टोटल 11 होते हैं, आ से लेके औ तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यंजन 33 होते हैं। तो ये आपको व्यंजन जो लिखे दिखाए हुए हैं, है ना, ये क ख यानी कि आपका माँ, ये हा तक आपका व्यंजन रहता है। क ख घ या च छ ज झ व, ये इस तरीके से आपके व्यंजन है। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिख रखा है इधर, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है व्यंजन। व्यंजन के प्रकार, यानी कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पे आपको अंतस्थ व्यंजन, तीसरे पे आपको ऊष्म और चौथे पे आपको संयुक्त व्यंजन। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। कितने होते हैं बेटा संख्या में? ये स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। ठीक है, कुल संख्या इनकी कितनी होती है? कुल 25 संख्या होती है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं संख्या? अंतस्थ व्यंजन संख्या में बेटा 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, ये कितने होते हैं? ये भी संख्या में 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं? ये भी संख्या में कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा समझ लो। भाई स्वर तो हमने समझ लिया, भाई 11 होते हैं, आ से लेके आपके ओ तक, ये आपके स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। हम बात करते हैं व्यंजन की। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। संख्या में 25 होते हैं, और इन 25 को 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला आपका कावर्ग, टावर्ग, चावर्ग, टावर्ग और पावर्ग। जो आपके ये लिखे देखो, कावर्ग, ये आपका पहला आपका कावर्ग हो गया, दूसरा आपका चावर्ग हो गया, तीसरा आपका टावर्ग हो गया, चौथा आपका ता, और ये आपका लास्ट वाला पावर्ग हो गया। ठीक है, ये एक रफ हो गया, ये 5 वर्ग हो गए। और हर एक वर्ग में 5 लेटर है। जैसे का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में भी 5 अक्षर है। पहला क ख ग घ य, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ ढ, यानी कि का वर्ग में 5 हो गए, चा वर्ग में ये 5 हो गए, टा वर्ग में ये 5 हो गए, ता वर्ग में ये 5 और पा वर्ग में ये 5। अब ये स्पर्श व्यंजन यहाँ से लेके यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा अंत, यानी कि स्पर्श व्यंजन हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि स्पर्श व्यंजन जो टच, स्पर्श मन होता है टच करने या छूना, यानी कि जो जिह्वा हमारे विभिन्न विभिन्न अंगों को छूते हैं जो अक्षर, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा आपका बेटा है अंतस्थ व्यंजन। कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा? अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंत, अंत मतलब जो लास्ट में या आखिरी में आने वाले व्यंजन हो, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक इजी से डेफिनेशन बना दी है मैंने, सच कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। तो देखो य र ल व, ये आपके 4 लेटर जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन। भाई आप देखोगे वर्णमाला में, तब भी आपको कुछ आखिरी में दिखाई दे रहा है, कुछ लास्ट सा, है ना। तो ये आपके 4 कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन। और ये तीसरा आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है हीट, यानी कि गर्मी पैदा करना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुंह में गर्मी पैदा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये भी संख्या में आपके 4 होते हैं। श स श ह, इसको स पढ़ेंगे न श,
ठीक है, याद रखना ये सपेरा वाला सा बहुत ज्यादा गलत पढ़ते हैं बच्चे, तो इस पे प्लीज आप लोग ध्यान देना। और लास्ट आपका ये बचा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट करके, यानी कि जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, यानी कि दो व्यंजन जिसमें हो उससे मिलके बनाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। यानी कि क्षेत्रज्ञ, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, और ये क्षेत्रज्ञ श्र, और ये आपके कौन से हो गए, संयुक्त व्यंजन। यानी कि जैसे छह छतरी के दो व्यंजनों से मिलके बना है, त्रातशूल भी बना है, ज्ञाज्ञानी भी बना है, शासमिक भी बना है। ठीक है, अब आ जाओ इधर थोड़ा सा, यहाँ मैंने प्लस करके हा लिखा है, यानी कि क ख घ, इनको हम भाई इनके बोलने का भी तो कोई स्थान है, ये वर्ग हो गए, तो इनका बोलने का स्थान है कंठ। क्या स्थान है बेटा, कंठ। और इन एक यानी कि का वर्ग में आप हा और ऐड कर दो, यानी कि क ख ग घ य और हा, इनको मिला के, इन सभी को मिला के हम किससे बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। किससे बोलेंगे बेटा, कंठ से बोलेंगे। फिर आपका च छ झ झ वा और प्लस या और शा, ये तो आपके इन दोनों को मिला लोगे, किससे बोलेंगे, तालव्य। तालव्य मतलब आपका तालु जो होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ट ठ ड ढ ण प्लस श और र, इसको मिला के आपको क्या पढ़ेंगे, मूर्धन्य से। ठीक है, इसको किससे बोलेंगे बेटा, मूर्धन्य से बोलेंगे। इसके बाद जो त थ द ध न और प्लस ला और शा, ये आपका बोलेंगे दंत व्यंजन, ये दंत से बोलेंगे। ठीक है, तो मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, कंठस्थ हो गया, तालव्य हो गया। ये इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए ताकि आपको इजी करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं स्वर की। ये तो व्यंजन हो गए सारे आपके, भाई स्वर में आ और आ, यानी कि अ और आ, ये आपके किससे बोले जाएंगे, ये भी आपके कंठ से बोले जाएंगे। अब आपका ई और ई, ठीक है, ये भी आपके किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे, कि तालव्य से बोले जाएंगे। इसके बाद रेश ऋषि आता री, ये आपका क्या है, मूर्धन्य आता। एक बचा आपका ओष्ठ। ओष्ठ मैंने आपका देखो यहाँ लिख दिया है, यानी कि दंत और प्लस ओष्ठ से मिलके क्या होता है, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ क्या है आपका, वा। और केवल ओष्ठ की बात करें तो ओ और ऊ आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नोट करके मैंने एक चीज और लिखी, वो देख लो, या वा ड़ा न म, यानी कि लास्ट के ये 5 अक्षर, ड़ा या वा ड़ा न म, ये 5 अक्षर है, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं और इनको अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट इनका कुछ थोड़ा सा अलग एक सिक्वेंस है, इनकी बिंदी के साथ, फिर इनके साथ वैसी तरीके से मात्रा लगाते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप सिर्फ इतना सीख लो। ठीक है, तो जल्दी से हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला, वर्ड प्लस माला, इसका संधि विच्छेद हो गया, इनकी इसको तोड़ना हो गया। वर्णमाला के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके कुल 11 होते हैं। ठीक है, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपके 33 होते हैं, 33। तो आपका सब इसमें 33 में आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया और संयुक्त व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 25 है, अंतस्थ व्यंजन की 4 है, ऊष्म व्यंजन की 4 है, सॉरी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, और संयुक्त व्यंजन भी आपकी संख्या में 4 है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको और व्यंजन मिलके ये कंठ से बोले जाएंगे, ये तालव्य से बोले जाएंगे, ये श और रा मूर्धन्य से, ला और सा दंत से। इसके बाद कुछ स्वर भी हैं, यानी कि अ और आ, ये स्वर भी आपको अलग अलग उससे बोले जाएंगे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, जैसे कि आप लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैंने 5 आपको पंचमाक्षर बताए थे, ये पंचमाक्षर आपके या तो अनुनासिक और पंचमाक्षर कहते हैं इनको। ठीक है, ये एक कंठ और तालु, यानी कि ए और ए, है ना, ये आपके कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। ओष्ठ से केवल आपका उ और ऊ बोला जाता है। ठीक, उ और ऊ। अब स्वरों का वर्गीकरण, है ना, स्वरों का वर्गीकरण देखो, स्वरों का वर्गीकरण कुछ 3 आधार पे दिया है, थे तो बहुत सारे पर मैंने इजिली 3 लिए। पहला जीभ के आधार पर, दूसरा जीभ के उभरे हुए भाग के, उभरे मतलब उभरा हुआ आगे की तरफ निकला हुआ है, फिर ओठों की स्थिति के आधार पर। देख लो ये बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीभ की यानी कि जीभ की ऊंचाई के आधार पर देखो, पहला विवृत आता है, दूसरा आपका अर्धविवृत आता है, फिर आपका अर्ध समृत आता है, फिर आपका समृत आता है। विवृत में क्या आता है, अ आता है, अर्धविवृत में ए और औ आता है, अर्ध समृत में आपका ए और औ आता है, और समृत में ई उ ऊ। ठीक है, ये याद रखना। फिर जीभ के उभरे हुए भाग के आधार की बात करें तो वहां पे अग्रस्वर हो गया, आगे वाला, ठीक है, भाग उससे बोला जाता है, तो यहाँ पे ई ए आए, और मध्य स्वर में आ आपका आता है, केवल छोटा आ। ठीक है, पश्च स्वर मतलब पीछे वाले स्वर, तो आपके पीछे वाले स्वर आ उ ओ औ। और होठों की स्थिति के आधार पर बात करें तो आपका प्रशस्त स्वर हो गया, वर्तुल हो गया और अर्धवर्तुल हो गया। प्रशस्त स्वर में क्या है, ई ए आए, जो आपको ऊपर में दिखाई दे, इसको अग्र स्वर से भी बोले जा सकते हैं और ये प्रशस्त स्वर से बोले जाते हैं। वर्तुल में ओ उ ओ औ। ठीक है,
अर्धवर्तुल में आ, ये थोड़ा सा इजी है कि लगभग ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी कुछ लगभग मिले जुले से है। तो इनको कम से कम 1-2 बार आप इनको पढ़ोगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।